हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, आप आज की इस क्लास में आप गुलेर शैली पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, गुलेर शैली पार्ट 2 पढ़ेंगे और ऐसी बेहतरीन जानकारी और चयन पाने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन आर्ट गंगा को डाउनलोड करें और पेड क्लास को ज्वाइन करें। बैच शुरू हो चुका है। 2 बैच हमारे चल रहे हैं, एक विजेता बैच और दूसरा ब्रह्मास्त्र बैच। दोनों ही बैच अपने आप में बहुत अच्छे हैं। आप इसको ज्वाइन करके एक सीट हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, आपको आज पढ़ाएंगे गुलेर शैली। सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम आपको गुलेर शैली से महत्वपूर्ण तथ्यों को समझाएंगे और चित्रकार के विषय में बताएंगे और इसमें हम किन किन शासकों को पढ़ें इसको भी समझेंगे। सभी को नमस्कार। एक बार सभी लोग क्लास में ज्वाइन हो जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेंगे कि गुलेर शैली से कितने प्रश्न आए हुए हैं और कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं और आयोग के द्वारा उसका उत्तर क्या माना गया है। जब हम इन चीज़ों को ज़्यादा समझ लेते हैं तब हमें डिस्क्रिप्टिव पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमने भी अपनी पढ़ाई ऑब्जेक्टिव से डिस्क्रिप्टिव की थी और उससे बहुत बेनिफिट होता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। तो जैसे प्रश्न आया था गुलेर शैली में, कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था? कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था? ये प्रश्न आया हुआ है। और कब आया हुआ है? असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में। और इस पेपर को मैंने भी दिया था, मेरा चयन भी हुआ था। ये प्रश्न आया हुआ। अब इसमें उत्तर कहा मौलाराम। इसका मतलब है कि 2 चित्रकार तो पंडित सेऊ के परिवार से हैं। कौन कौन से? एक आपका मानकू और दूसरा नयनसुख। 2 कलाकार पंडित सेऊ के परिवार से 100% हैं। एक है मानकू और दूसरा है नयनसुख। लेकिन फत्तू इनके परिवार का सदस्य है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर हम निकालना चाहेंगे तो फत्तू को भी बाहर कर सकते हैं। लेकिन कब? जब मौलाराम ना हो तब। तो मानकू और नैनसुख दोनों ही पंडित सेऊ की संतान हैं। दोनों ही पंडित सेऊ की संतान हैं। कौन कौन? मानकू और नैनसुख। फत्तू को बाहर किया जा सकता है, लेकिन परिवार का हिस्सा फत्तू भी है। मौलाराम का कोई संबंध पंडित सेऊ के परिवार से नहीं है। आपको हम इसका पूरा पंडित सेऊ के परिवार में कौन कौन से कलाकार आते हैं उनको हम पूरा आपको ग्राफ के जरिए पढ़ाएंगे। पंडित सेऊ के परिवार के कौन कौन से सदस्य हैं और कौन से पंडित सेऊ के परिवार के सदस्य में नहीं है, इसको बता देंगे, ताकि इससे क्या होगा, कभी भी ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा वो मौलाराम होगा। और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फत्तू भी किया जा सकता है, मौलाराम जब ना रहे तब के कंडीशन में है, अभी नहीं। अभी मौलाराम है तो हम पहला आंसर मौलाराम को ही करेंगे। दूसरा प्रश्न था
दूसरा प्रश्न है, गुलेर चित्रशैली का संरक्षक व प्रवर्तक राजा कौन था? गुलेर चित्रशैली का संरक्षक व प्रवर्तक राजा कौन सा था? राजा हरिचंद, राजा राज सिंह, राजा विक्रम सिंह या राजा मान सिंह? तो आपको पता है यहाँ 3 प्रमुख शासक हैं, हरिचंद, राजा दिलीप सिंह और राजा गोवर्धन चंद। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 है, अब तीनों में देख लेते हैं किसका नाम है। तो तीनों प्रवर्तक राजाओं में राजा हरिचंद का नाम आपको दिख रहा है। तो ये भी जान लीजिए कि कौन कौन से कलाकार, कौन कौन से शासक जो हैं वह गुलेर से संबंध रखते हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो हरिचंद, गोवर्धन, दिलीप और प्रकाश चंद, इतने शासक गुलेर से संबंध रखते हैं और बाकी के देख लेंगे तो नहीं रखते हैं। तो इसमें राजा हरिचंद हैं जो कि गुलेर चित्रशैली से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, चित्रकार नैनसुख और माणक, माणक या मानकू, चित्रकार नैनसुख, माणक या मानकू किस परंपरागत चित्रशैली से जुड़े हुए हैं? तो नैनसुख और मानकू गुलेर के ही कलाकार कहे जाते हैं, वे गुलेर के ही कलाकार कहे जाते हैं। और एक प्रश्न है जो बहुत कंफ्यूजन करता है, बहुत से स्टूडेंट परेशान होते हैं कि हम नैनसुख को कहाँ ले जाएं, मानकू को कहाँ ले जाएं। अगर गुलेर का मुख्य चित्रकार पूछा जाता है तो वह नैनसुख है, ऐसा नहीं है कि मानकू नहीं है। लेकिन गुलेर में चित्रकारी प्रारंभ करने का कार्य माणक या मानकू करता है या करती है। कभी कभी ऐसा भी मिलता है कि मानकू एक महिला कलाकार है, लेकिन स्पष्ट नहीं है, पता नहीं वही माणक या मानकू है या कोई और है। और जो मुख्य चित्रकार है गुलेर का वह नैनसुख है। कभी भी प्रश्न ये पूछा जाए कि नैनसुख किस शैली का चित्रकार है तो पहले आप गुलेर करिएगा और फिर आगे जैसा ऑप्शन रहे वैसा टिक कर लीजिएगा। कांगड़ा भी आ जाता है, बसोली भी आ जाती है, तो जैसा ऑप्शन रहे वैसा करिए। नैनसुख के लिए पहला उत्तर आप गुलेर ही करिएगा, ठीक। तो यहाँ पर चित्रकार नैनसुख और माणक किस शैली से जुड़े हुए हैं? तो गुलेर शैली के ये चित्रकार हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा 134 है, नैनसुख किस राज दरबार के चित्रकार थे? अब यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, मनकोट, कांगड़ा, चंबा और गुलेर। तो हमने अभी आपको कहा कि नैनसुख के लिए आप गुलेर को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वह होगा गुलेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 135 है, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हैं जो रामायण पर आधारित हैं? रामायण चित्र श्रृंखला जो राजा दिलीप सिंह के समय में चित्रित होती है वह बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें 14 चित्र इनके समय के प्राप्त होते हैं। राजा दिलीप सिंह ने रामायण के 14 चित्र बनवाए थे, तो डी उत्तर इसका सही है, 14 चित्र बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थानी चित्रकला का केंद्र नहीं है? किशनगढ़, बूंदी, चावंड या गुलेर? तो किशनगढ़, बूंदी और चावंड ये राजस्थानी कला के हिस्से हैं और गुलेर, चंबा
नूरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, बसोहली, कुल्लू, जम्मू, ये सब पहाड़ी शैली के केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिकरे के साथ महिला, सिकारे लिखा है, गलत है ये, सिकरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो सिकरे के साथ जो महिला है यह बहुत फेमस चित्र है और यह गुलेर शैली का चित्र सिकरे के साथ महिला है, गुलेर का चित्र है ये। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, चित्रकार नैनसुख और माणक किस परंपरागत शैली से संबद्ध हैं? तो गुलेर शैली से संबद्ध है। और एक बात, ये दोनों ही चित्रकार कैसे हैं? परंपरागत चित्रकार हैं। गुलेर और मानकू ये दोनों ही कलाकार परंपरागत हैं, अर्थात पंडित शिव के परिवार से हैं और पंडित शिव का परिवार या शिव का परिवार जो है वह चित्रकारी, ये वंशावलियों का चलता चला आ रहा है इनका, तो ये परंपरागत कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये प्रश्न आपके किससे थे? गुलेर से थे। गुलेर से इतने ही प्रश्न आए हुए हैं और गुलेर इंपॉर्टेंट तो है। अब 2 प्रश्न नहीं आए हुए हैं, 2 से 3 प्रश्न उसमें और इंक्लूड कर लीजिए जो नहीं आए हुए हैं। जैसे इसमें इंक्लूड आपको करना है कि नैनसुख किस विधा के लिए जाना जाता था? नैनसुख आखिर क्या ऐसा कार्य करता था जो इतना फेमस हुआ? तो जो नैनसुख था वह सभी कलाकार था, पोर्ट्रेट कलाकार था, पोर्ट्रेट बनाता था। अच्छा प्रश्न ये भी बन सकता है। दूसरा, मानकों के लिए अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गुलेर में गीत गोविंद का चित्रण किसने किया है? ये सारे प्रश्न आप लोग लिख लीजिए। गुलेर से इतने प्रश्न तो अच्छे से आपको करना ही है। इसके साथ साथ आप 4-6 प्रश्नों को हमारे उसमें इंक्लूड कर लें, इसका दोनों को मिलाकर आपकी गुलेर कंप्लीट हो जाएगी। तो गुलेर शैली में 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण मानकू या माणक नामक चित्रकार करता या करती है। और गीत गोविंद की सबसे सुंदर श्रृंखला आपकी गुलेर में, खाली गुलेर में मानकू ही करती है या करता है। गीत गोविंद के चित्र में एक खास बात है गुलेर में, उसमें ये जो भौरे होते हैं, जो भौरे जिससे मधुमक्खी हो तो हो गई, भौरे जो मोटे मोटे काले काले बड़े बड़े नहीं होते हैं भौरे, बर्रैया से ऊपर वाले भौरे, उसके पंखों को गीत गोविंद नामक चित्र में लगाया गया है। तो गीत गोविंद नामक चित्र में भौरों के पंखों को सुंदरता के लिए, सजाने के लिए उसमें प्रयोग किया गया है। गीत गोविंद वाले चित्र में पंखों की झालर, बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा, बचपन में मैंने ये काम किया था, तो हो सकता है बहुत से लोग किए हों। जैसे हम लोग क्या करते थे, मोर के पंख को पुस्तकों में, अपनी नोटबुकों में रखा करते थे, अच्छा लगता था। और एक काम करते थे, कौवा के पंख, कोयल के, ये सब क्या करते थे, ढेर सारे इकट्ठा करके उसको सजाने के काम में रखते थे। ऐसा ही कार्य गीत गोविंद नामक चित्र श्रृंखला जो गुलेर में मानकों ने चित्रित किया है, उसमें भौरों के पंखों की झालर का प्रयोग किया गया है। इसके और भी चित्रकार हैं, जैसे पंडित शिव हो गए गुलेर के चित्रकारों में, मानकू हो गए, नैनसुख हो गए, और कौशल, फत्तू, गोधू जैसे कलाकार भी यहाँ पर कार्य किए या कार्यरत थे। और एक बात, यहाँ पर कुछ चित्र ऐसे बने हैं, जैसे अभी आपने देखा कि यहाँ पर ये प्रश्न आया हुआ है कि रामायण चित्र श्रृंखला, तो रामायण चित्र श्रृंखला के 14 चित्रों का निर्माण करवाया किसने करवाया? राजा दिलीप सिंह ने करवाया। कुछ ऐसे प्रश्न
आपको मिल जाएंगे गुलेर से। बाकी जो आए हुए हैं और जो नहीं आए हुए हैं, इन दोनों को अगर आप मिलाकर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। अभी समय है 14 तारीख आपके लिए निश्चित हुई है, 14-15 मई, और ये एक पर्याप्त समय है। इसमें कुछ भी आप कर सकते हैं, कितनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर आप अपना समय और रास्ता पथ सही से देखते और दिखाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सीटें कम हैं। हम मानते हैं सीटें कम हैं, लेकिन आप ये कल्पना करिए कि जहाँ पर सीटें 2, 4, 6, 10 रहती हैं, क्या वहाँ पर हम मेहनत नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हमें अपने कर्म से विमुख नहीं होना है। हम अपना कर्म करें और ईमानदारी से करें तो निश्चित रूप से विजय हमको मिलती ही मिलती है। जो डर आपके मन में है वही डर हमारे मन में भी है, वही डर दूसरे के मन में भी है। तो आप अपने को इतना कमज़ोर ना समझें और किसी को इतना बलवान ना समझें कि अब उसका चयन हो जाएगा और हमारा नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आत्मबल सबसे बड़ा बल होता है और ज्ञान अथाह है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है, पढ़ने का भी कोई अंत नहीं है, लेकिन अगर हम सही दिशा में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से कम समय में ही हम सफल हो जाते हैं। अब हम आपको चंबा शैली, जो कि कांगड़ा गुलेर के साथ पहाड़ी की एक उप शैली है, उसको देख लेते हैं। यहाँ से कितने प्रश्न आए हुए हैं। ठीक, तो चंबा, सबसे पहले किसी की प्रसिद्धि अगर अलग है तो वो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता ही है। तो चंबा रुमालों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर आयोग ने क्या लिख दिया? क्राफ्ट लिखा है। चंबा रुमाल संबंधित है किससे? चित्रकला से, परंपरा से, क्राफ्ट से या सुंदरता से? तो चंबा जो है वह परंपरा से संबंधित है, परंपरागत है। चंबा क्राफ्ट कार्य है और परंपरागत, ये बहुत दिनों से चलता चला आ रहा है। अब इसमें आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि क्राफ्ट करें या परंपरा करें। तो चंबा जो रुमाल का कार्य कर रहा है वह एक है तो क्राफ्ट, लेकिन परंपरागत यहाँ पर जो शब्द दिया गया है इससे संबंध रखता है। जैसे अभी आपने देखा कि कुछ कलाकार जो हैं वो परंपरागत शैली में कार्य करते हैं, तो वही चीज़ ये वहाँ की परंपरा है। जैसे विष्णुपुर टेराकोटा मंदिर के लिए जाना जाता है, अब ये वहाँ की विशेषता को दर्शा रहा है। ठीक उसी प्रकार हाँ अभी भी चली आ रही है, बिल्कुल। जैसे वनस्थली विद्यापीठ है, वनस्थली विद्यापीठ एक भित्ति चित्रकला की, फ्रेस्को ब्यूरो की परंपरा वहाँ चली आ रही है। तब पर भी वही कार्य होता था, आज भी वही कार्य हो रहा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंसी रखता है। तो यहाँ पर अगर परंपरा ना होता तो हम क्राफ्ट भी कर सकते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्राफ्ट गलत है, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 140। देखिए ये प्रश्न आया हुआ है और कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया। आप जानते हैं जो प्रश्न आए हुए हैं उनको आप सहेज कर रखें, वो आपके अपने प्रश्न हैं, ये जान लीजिएगा। वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर वो गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप पीछे हो रहे हैं। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो इसका मतलब है कि चंबा की जो रेखाएं हैं वो इम्पोर्टेंसी रखती हैं, इसीलिए ये प्रश्न आया हुआ है। तो चंबा की रेखाएं लाल और काले रंग से बनाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? अब यहाँ पर आ गया बात वही, तो ये रुमालों के कार्य के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे और हमें लगता है इतना ही प्रश्न आया हुआ है चंबा और गुलेर से। तो आपको एक बात ये समझ में आई होगी
कि गुलेर से ज़्यादा इम्पोर्टेंसी चंबा नहीं रखती है। चंबा एक दो कार्य के लिए जाना जाता है, जैसे रुमालों के लिए, और यह परंपरा अभी भी चली आ रही है। चंबा एक परंपरागत शैली के रूप में आज भी कार्य कर रहा है। अब हम आपको गुलेर शैली के चित्रों की विशेषताएं बताएंगे, चित्र बताएंगे और चित्रकार बताएंगे, और आपकी गुलेर कंप्लीट हो जाएगी। कल की क्लास में इससे आगे का हमने स्थापना वगैरह आपको बताया था। तो एक चीज ये समझ लीजिएगा कि नैनसुख के लिए अगर हम करेंगे पहली शैली कोई, तो वह गुलेर ही करेंगे। आज कंफ्यूजन आपका दूर हो जाना चाहिए। गुलेर शैली के गुलेर शैली के चित्रों की विशेषताएं। क्या विशेषता हो सकती है गुलेर शैली के चित्रों में? क्या कुछ खास है? तो बिल्कुल खास है। यहाँ पर प्रकृति का भावपूर्ण अंकन हुआ है। सबसे पहली विशेषता प्रकृति का भावपूर्ण अंकन। प्रकृति का भावपूर्ण अंकन यहाँ पर हुआ है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बादल बहुत अलग टाइप के बनाए गए हैं। बादल कैसे हैं? बादलों का चित्रण बहुत हटके हुआ है। ये बादल है कैसे? ये बादल मृगछौने टाइप के हैं। और कैसे हैं? कपासी बादल, जैसे रुई उड़ती हुई दिखाई गई है। ये कपासी बादल है या मृगछौने बादल है। मतलब बादल का अंकन कहीं ना कहीं जैन शैली की से समानता रखता है। बादल का अंकन कहीं ना कहीं जैन शैली से समानता यहाँ पर रखता है। लेकिन अगर गुलेर पर प्रभाव देखा जाएगा, सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का दिखाई देता है, तो मुगल का होगा। अपभ्रंश का कोई प्रभाव आप नहीं करेंगे पहले। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ बादल की बात करें कि बादलों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है, तो बादलों पर प्रभाव दिखाई देता है अपभ्रंश का। लेकिन अगर ये कहेगा प्रश्न कि गुलेर शैली पर किसका प्रभाव अधिक है, तब आप कहेंगे गुलेर शैली पर मुगल का प्रभाव अधिक है। बात समझ में आ रही है सबको? अब यहाँ के प्रमुख चित्रों को देख लेते हैं, फिर चित्रकार को देख लेंगे। गुलेर शैली के प्रमुख चित्र। गुलेर शैली के प्रमुख चित्रों में बहुत इंपॉर्टेंट जो एक चित्र है वह कौन सा है?
वह है प्रतीक्षारत कृष्ण और संयमशील राधा। प्रतीक्षारत कृष्ण और संयमशील राधा। भरत राम की चरण पादुका की पूजा करते हुए। पूजा करते हुए राजा गोवर्धन अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए। अपने पुत्र प्रकाश चंद्र के साथ हुक्का पीते हुए, ये भी चित्र बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला चित्र है यहाँ का कला देवी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कला देवी का चित्र। या इसी चित्र को गुलेर देवी कहा गया है। इसी चित्र को गुलेर देवी कहा गया है और यह एक लोक देवी है। कौन है? लोक देवी है, ग्रामीण देवी है, जिनके सिर पर श्री गुलेर लिखा हुआ है। जिनके सिर पर श्री गुलेर लिखा हुआ है और इसी श्री गुलेर वाले चित्र में देवी के 15 हाथ दिखाए गए हैं। देवी के 15 हाथ दिखाए गए हैं। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है। रामायण श्रृंखला के 14 चित्र। राजा दिलीप सिंह ने 14 चित्रों को बनवाया था। अच्छा प्रश्न ये भी बनता है। रामायण चित्र श्रृंखला बहुत इम्पोर्टेंट है। बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र को देखते हुए।
देखते हुए ये वाला जो चित्र है यह गुलेर का भी है और गुलेर का एक प्रमुख केंद्र रहा जसरोटा, उसका भी है। अब आपको करना क्या है, जसरोटा पहले लगाना है या गुलेर पहले लगाना है, इसको समझ लेना है। तो बलवंत सिंह के साथ नयनसुख एक चित्रकार है और ये दोनों एक साथ एक चित्र को देखते हुए चित्र बनाया है और पहले हमें इसके लिए जो आंसर लगाना है वो जसरोटा लगाना है और जसरोटा जब नहीं रहेगा तब हम गुलेर को टिक करेंगे। तो इसके लिए आप पहले जसरोटा और फिर लगाइएगा गुलेर। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम किसी भी प्रश्न में फर्स्ट आंसर कौन सा दें और सेकंड आंसर कौन सा दें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर दें। ये बहुत इम्पोर्टेंस ही रखता है किसी भी परीक्षा को क्लियर करने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमारा आंसर होना कैसे चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसी से चयन होता है और इसी से चयन रुकता भी है। अगर आप इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अन्य से पीछे हैं। अब हम बात करेंगे चित्रकार हो गए, चित्र हो गए और चित्रों की विशेषताएं हो गई, जिसमें अभी कुछ चित्र ऐसे हैं जैसे गीत गोविंद। गीत गोविंद का चित्र यहाँ पर किसने चित्रित किया है, चित्रकार मानकू ने बनाया है। तो गीत गोविंद चित्र श्रृंखला गुलेर में मानकू या माणक महिला चित्रकार करती है। और इसका समय भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो समय है वह 1730 है। 1730 ईस्वी में गीत गोविंद का चित्रण गुलेर में माणक या माणकू नामक महिला कलाकार करती है और इसको बनाने के लिए भौरों के पंखों की झालर का भी प्रयोग इसमें किया गया है। यह गुलेर की विशेष विशेषता को दर्शाता है, क्योंकि और कहीं भी ऐसे भौरों के झालरों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंस ही रखता है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा जरूर, ध्यान दीजिएगा। गोवर्धन तो बसोहली में भी क्या हुआ, अच्छा गीत गोविंद तो बसोहली में भी मानकू करते हैं ना, बिल्कुल। बसोहली की गीत गोविंद सबसे प्रसिद्ध गीत गोविंद मानी जाती है। बाकी अगर हम पूरी पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में तीनों मुख्य शैलियों में गुलेर, कांगड़ा और बसोहली, तीनों मुख्य शैलियों में सबसे ज़्यादा जो चित्रित की गई है, जिसके लिए गीत गोविंद के लिए जो शैली बहुत प्रसिद्ध रही वह बसोहली है। और बसोहली में भी माणक या माणकू नामक चित्रकार करता है। और यहाँ भी आपका कांगड़ा में भी गीत गोविंद का चित्रण किया गया है, गुलेर में भी किया गया है।
क्योंकि ये गीत गोविंद एक प्रेम आख्यान है और प्रेम आख्यानों का चित्रण राधा कृष्ण का अंकन यह राजस्थानी की भी विशेष विशेषता रही और उससे कहीं ज़्यादा पहाड़ी की रही है। तो ये एक प्रमुख विषय के रूप में गीत गोविंद उभरा हुआ था, जिसमें गुलेर में भी चित्रित हुआ, कांगड़ा में भी हुआ और बसोहली में भी हुआ। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना होगा कि सबसे बेहतर गीत गोविंद का चित्रण कहाँ किया गया है, तब हम गुलेर को छोड़कर चले आएंगे बसोहली में। अगर ऑप्शन में बसोहली नहीं होता है और कांगड़ा और गुलेर होता है, तब हम सेकेंड आंसर अपना कांगड़ा नहीं करेंगे, गुलेर करेंगे, क्योंकि गुलेर वाले चित्र में भौरों की झालर का प्रयोग किया गया है और सुंदरता बहुत अच्छे से दिखाई गई है। तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि गीत गोविंद के लिए पहले बसोहली होगा, फिर गुलेर होगा, नहीं है तो कांगड़ा होगा और बाकी तीनों में हुआ है गीत गोविंद का चित्रण। और अभी इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको ये बताया था कि सबसे ज़्यादा अगर राधा कृष्ण के प्रेम का आख्यान कहीं चित्रित किया गया है तो वह पहाड़ी में किया गया है और प्रेमा आख्यान विषय ही प्रमुख रूप से रहा तो वह भी पहाड़ी में ही रहा है। तो ये था आपका गुलेर शैली के प्रमुख चित्र और उनकी कुछ विशेषताएं। अब हम चित्रकार को देखेंगे कि कौन कौन से चित्रकार यहाँ पर हैं। तो गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकार गुलेर शैली के प्रमुख चित्रकारों में पंडित शिव या शेरू जिसको बोलते हैं, ये तो हो ही गए, और इनकी दो संतानें, एक नैनसुख और दूसरा माणकू। ये दो चित्रकार। अन्य चित्रकारों में पंडित सेऊ की संतान में फत्तू को भी शामिल किया जा सकता है। इसके साथ साथ अन्य चित्रकार में अगर देखें हम तो कौशल और गोधू, कौशल और गोधू चित्रकार भी यहाँ पर शामिल हैं और उन्होंने भी यहाँ पे कार्य किया है। पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता जो रही है वह सभी चित्रण रहा है। पहाड़ी शैली की मुख्य विशेषता जो रही वह सभी चित्रण था। सभी हैं खूब बनाई गई हैं पहाड़ी शैली में भी, जैसे आपके गुलेर में भी बनाई गई, कांगड़ा में भी बनाई गई और बसोहली में भी बनाई गई हैं। ये था आपका गुलेर शैली। गुलेर शैली कंप्लीट होता है और अगली शैली आपकी है कांगड़ा। कांगड़ा को भी अच्छे से आप पढ़ें क्योंकि कांगड़ा भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कल की क्लास में हम आपको कांगड़ा शैली पढ़ाएंगे। अभी जो ब्रह्मास्त्र बैच में टेस्ट सीरीज गई है, 3 टेस्ट हो चुके हैं या 2 टेस्ट हुए हैं शायद, और उसकी आंसर की अभी अपलोड कर रहे हैं। जिसको भी किसी प्रश्न में कोई डाउट है उसको प्लीज़ हमें फ़ोन करके समझें और प्रश्न को बताएं कि इस प्रश्न में डाउट है
तो हम आपको लाइव होकर वह प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार।